नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इलेक्शन कैफे। मैं हूं पूर्णेंदु शुक्ल। आज इस बेहद खास चर्चा में मेरे साथ हैं सिक्ता जी, अखिलेश सर, मयंक सर और संजय सर। आज हम बात करेंगे शेयर बाज़ार की, क्योंकि शेयर बाज़ार के लिए आज एक ब्लैक फ्राइडे है। सेंसेक्स जो है वो 1400 से ज़्यादा अंकों से नीचे आ चुका है और निफ्टी 50 भी 400 से ज़्यादा अंकों की गिरावट दर्ज हुई है। आज के विषय चूँकि एक टेक्निकल विषय है, तो आज मयंक सर से हमने विशेष आग्रह किया है कि आप इस पर अपनी बात रखेंगे। मयंक सर, 27 सितंबर 2024 को सेंसेक्स ऑल टाइम हाई था, 85,000 से ज़्यादा वो थे। अब वो गिर के 73,000 समथिंग पे आ गया है, तो लगभग 12,000 अंकों की ऑल टाइम हाई से गिरावट दर्ज हो गई है। पिछले समय से जो एफआईआईज अपना पैसा निकाल रहे हैं, जो बिकवाली हो रही है, उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर्स पे भी अब वो भी दबाव में है उसको लेकर के। पहली बात तो ये गिरावट की वजह क्या है? क्या हम ओवर वैल्यूड था हमारा जो बाज़ार, वो अब करेक्शन की राह पे है? क्या हमारा जो इकोनॉमी की रियल पिक्चर थी वो शेयर मार्केट में वो ज़्यादा रोज़ी हो गई थी, अब वो ज़्यादा रियलिस्टिक हो रही है? क्योंकि विपक्ष भी उसको लेकर के तमाम सवाल उठा रहा है। और दूसरा टेक्निकल सलाह भी मैं आपसे चाहूँगा कि आप दें कि जो छोटा इन्वेस्टर है, क्योंकि आपको याद होगा एक लंबा चौड़ा एक आर्टिकल आपने लिखा था और आपने ये बताया था कि किस तरह से एक बड़ी संख्या में रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में आ चुका है। और अपोजिशन के जो नेता राहुल गांधी का आपने नाम लिया था, जो एक तरह से एंटी मार्केट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं इस तरह का रिटेल इन्वेस्टर बहुत खुश नहीं है। तो वो सारा पूरा, क्योंकि हमारे यहाँ हर चीज़ पे राजनीति होती है और हमारा कैफ़े ही इलेक्शन कैफ़े है, तो उससे वो जुदा नहीं है। पहली बात, ये कारण क्या है गिरावट का? क्या ये अभी ये कुछ दिन की बात है, ये मार्केट फिर अभी सुधरेगा और फिर ऊपर की तरफ जाएगा, या अभी ये ट्रेंड बना रहेगा? हालांकि जीडीपी का आंकड़ा 4 बजे के बाद आया वो, और जो क्वार्टर 3 है वो 6.2% है। क्वार्टर 2 5.4% था, उसको लेके काफ़ी चिंता थी। तो 6.2 ये क्वार्टर होना क्या मतलब? हाँ, Q2 5.4 था, अभी Q3 अब 6.2 है। तो क्या ये पॉजिटिव माना जाएगा इसको, जो एक्सपेक्टेशन है? आपने इतना लंबा सवाल पूछ लिया कि हम नहीं, मैं देखिए, दर्शकों को मैं बता भी दूं कि इस विषय का, शेयर मार्केट का, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, इसीलिए सवालों में भी वो शायद दिख रहा होगा। पहले हम बोलते हैं क्या कि इलेक्शन कैफे में ये टॉपिक क्यों लिए? हाँ, इलेक्शन से इसका क्या रिश्ता है? इलेक्शन से रिश्ता है, यूएस के इलेक्शन से रिश्ता है। यूएस इलेक्शन के बाद से आप देखेंगे, सब आपने कहा 27 सितंबर, 27 सितंबर के बाद से गिरना शुरू हुआ, कम गिरा, उसके बाद से एक्सेलरेटेड फॉल हुआ जब ये ऑलमोस्ट तय हो गया कि ट्रम्प आने वाले हुआ। उसके बाद से इंडियन मार्केट, और कुछ बता दें क्या कि ये आज का आपने ब्लैक फ्राइडे यूज़ किया वर्ड, तो 1400 पॉइंट गिरना बहुत बड़ी बात नहीं है। करीब 2% सेंसेक्स और निफ्टी 2% गिरा है। 2% इंडेक्स का गिरना ह्यूज मैसिव है। मिड कैप और स्मॉल कैप जो है 3% गिरा है, वो 3% 3.5% गिरा है। तो आज का जो है सच में एकदम से कार्नेज, ब्लडबाथ जिसको बोलते हैं, वो हुआ है। हर शेयर इम्पैक्टेड हुए हैं। लेकिन ये पिछले 5 साल की कहानी है, पिछले 5 महीने की कहानी है। 5 महीने में लगातार डाउन होना, ये एनएससी जब से शुरू हुआ है, एनएससी 1990 से शुरू हुआ है, 1990 से लेके 2025 के बीच में सिर्फ एक बार हुआ है। इससे पहले जो 8 महीने तक लगातार मार्केट गिरा है, ये जो है सेकंड बिगेस्ट फॉल है। 5 महीने तक लगातार मार्केट गिरा है। तो ये तो हुआ क्या कि ऑब्जेक्टिव सिचुएशन क्या हुआ है, अब क्यों हो रहा है ऐसा, उसका हम बोले ना कि सबसे बड़ा कारण है यूएस। तो ट्रम्प तो हमारे लिए पॉजिटिव माने जाते थे। हाँ, तो वही बताया, ट्रम्प आए तो सबको लगा क्या कि अमेरिकन इकोनॉमी मजबूत होगा। अमेरिकन इकोनॉमी मजबूत होने का सबसे पहला रिफ्लेक्शन होता है डॉलर इंडेक्स, जो है डॉलर मजबूत होना शुरू होता है। डॉलर मजबूत जैसे ही होना शुरू होता है तो पूरी दुनिया से विदेशी निवेशक जो है पैसा निकालना शुरू करते हैं और अमेरिका में लगाना शुरू करते हैं। तो डॉलर इंडेक्स लगातार 102 के आसपास था। अब वो ट्रम्प के जीतने के बाद जनवरी के आसपास में वो 111 हो गया था। ये मैसिव मूवमेंट है, ये किसी करेंसी का इतना भयानक मूवमेंट। तो इसी के चलते क्या हुआ, पूरी दुनिया से निकला, इंडिया से भी निकला, और वो एग्जैक्ट अमाउंट बता देते हैं, $13 बिलियन पिछले 5 महीने में, 4 महीने में
एफपीआई ने, फॉरेन इन्वेस्टर ने भारत से निकाला है। ये भी अनहर्ड ऑफ है। 5 महीना इतना बड़ा विड्रॉल का सबसे बड़ा कारण ट्रम्प की पॉलिसी से डॉलर इंडेक्स का मजबूत होना, और ट्रम्प के आने से पहले अमेरिका में क्या हो रहा था। अब ये सब बता देंगे कि अमेरिका का क्यों इतना इम्पोर्टेंस है। एक डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ, दूसरा अमेरिका में इंटरेस्ट रेट कट होने का साइकिल शुरू हो गया था ट्रम्प के आने से पहले। ट्रम्प के आने के बाद वो साइकिल रुक गया है। साइकिल रुका क्यों? कि लग रहा है क्या, कि लोगों को लग रहा है, बाजार को लग रहा है कि ट्रम्प की पॉलिसी से अमेरिका में ये महंगाई दर बढ़ेगी। महंगाई दर जब बढ़ती है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, कट का साइकिल ख़त्म हो जाता है। अमेरिका का इंटरेस्ट रेट कट होने का मतलब है डॉलर का पूरी दुनिया में जाना। वहाँ के इंटरेस्ट रेट साइकिल का रुकना है कि पूरी दुनिया से डॉलर का आना, वापस अमेरिका जाना। तो ये सब जो है ना, अब ये जब ये हो जाता है तो हम बहाना खोजते हैं कि क्यों गिरा। तो कहा जाता है कि भारत का मार्केट महंगा था, वैल्यूएशन रीजनेबल नहीं था, जीडीपी ग्रोथ स्लो डाउन था। भारत का मार्केट 20 साल से सबसे महंगा मार्केट रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाला देश है। सबसे तेज़ी से ग्रो, पैसा किस पे लगाता है लोग? जो ज़्यादा तेज चलने वाले, दौड़ने वाले घोड़े पे लगाता है ना, गधे पे नहीं लगाता है लोग। तो इंडिया का मार्केट जो है और इंडिया की कंपनी जो है घोड़ा है, बहुत तेज़ी से दौड़ रहा था, इसीलिए उसका वैल्यूएशन ऊपर था। अब जब गिरने लगा है, और गिरने का कारण सिर्फ और सिर्फ यूएस इलेक्शन है। यहाँ बहाना लोग बोल रहे हैं कि वैल्यूएशन सही नहीं था, यहाँ से सस्ता वैल्यूएशन चाइना में है। चाइना ग्रो नहीं कर रहा है, हम ग्रो कर रहे हैं, हमारी कंपनियां ग्रो कर रही है, इसीलिए लोग यहाँ वैल्यूएशन दे रहे हैं। तो ये कुल मिला के बहुत सारा चीज़। अब आप स्पेसिफिक हमको पूछ सकते हैं कि ये मतलब आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ यूएस की वजह से ये है, या हमारा जो इकोनॉमी का क्वेश्चन? देखिए, जीडीपी का जो एक्सपेक्टेशंस था, अभी तो जो फर्स्ट एस्टीमेट में घटा के उसको 6.8 से बढ़ा के 6.5 कर दिया गया। महंगाई एक चिंता है, रोज़गार का भी चिंता है, और सरकार भी आपने देखा मिडिल क्लास पे जिस तरह से उन्होंने, क्योंकि डिमांड का तो बहुत सारी कंपनियों ने भी बोला है, खासकर जो एफएमसीजीज कंपनी है, कि डिमांड कम हुई है। सरकार ने कभी बजट में दिखा है रिफ्लेक्शंस, जो 12 लाख तक इनकम टैक्स छूट दिया है। सरकार का कहना है 1 लाख करोड़ हम सीधे मार्केट में और जाएगा, डिमांड बढ़ेगी। तो वो भी तो एक फैक्टर है, या सिर्फ यूएस की वजह से ही ये गिरावट? आप जो बोल रहे हैं ना, ये चिंता सब कम से कम 3-4 साल से तो है ही। रशिया यूक्रेन वार जब से शुरू हुआ है, पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी, तो महंगाई तब से चिंता बनी हुई है। भारत में उतनी तेजी से महंगाई नहीं बढ़ी, वो भी रशिया यूक्रेन वार के बाद। आप जो बोल रहे हैं ना कि महंगाई चिंता है, बेरोजगारी चिंता है, जीडीपी स्लो डाउन चिंता है, कंजम्पशन चिंता है, ये 5 महीने की कहानी नहीं है, 2-3 साल 4 साल की कहानी है। कोविड के बाद रिकवरी के बाद से रिकवरी फुस हो गया थोड़ी देर में। अचानक एकदम रसातल के बाद बाउंस होता है ना, बड़ी तेजी से बाउंस होता है। आप गेंद फेंकेंगे तेजी से होता है, उसके बाद से सब धीरे धीरे कम हो गया। तो वो ये चिंता 5 महीने की नहीं है। 5 महीने में क्यों गिर रहा है मार्केट? 5 महीने से पहले सब ठीक था क्या? 5 महीने वो जो ऑल टाइम हाई था हमारा, और उस समय जो वैल्यूएशन था वो ऑब्सीन था वैल्यूएशन। लेकिन उस समय भी एफआई मतलब विदेशी निवेशक, रिटेल इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड सब पैसा लगा रहे थे ना। 5 महीने के चलते नहीं हुआ। अब सबसे बड़ा कारण, अब आप बोलेंगे क्या कि 100 में बाजार की गिरावट हिंदुस्तान में देखने को मिल रही है। दुनिया के दूसरे शेयर मार्केट से तो में इस तरह का नहीं गिरावट है जो भारत में दर्ज की जा रही है। फिलहाल भारत एक अलग ट्रेंड पे जा रहा है। अभी इस साल का भी देखेंगे तो इंडोनेशिया का हमसे ज़्यादा गिरा है। इस साल ईयर टू डेट जनवरी से लेके अभी तक का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो बड़े मार्केट में इंडोनेशिया का मार्केट हमसे ज़्यादा गिरा है। आज का ही आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो कॉस्पी जो है इसका साउथ कोरिया का, और निक्केई जो है जापान का 3% गिरा है। हमारा तो 2% गिरा है, उस हिसाब से बोल सकते हैं। तो निटपिकिंग हो गया क्या कि हमारा सब ज़्यादा गिरा है, वो नहीं है। सब जगह गिर रहा है अमेरिका को छोड़ के। कुछ हद तक यूरोप भी बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है। बाकी इमर्जिंग मार्केट इसको बोलते हैं, जैसे हमारे जैसे मार्केट को इमर्जिंग मार्केट बोलते हैं। इमर्जिंग मार्केट में वो बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होता है डॉलर इंडेक्स से।
डॉलर इंडेक्स बढ़ना, डॉलर मजबूत होना, इमर्जिंग मार्केट का शेयर बाजार कमज़ोर होगा ही, होता आया है। हम कम गिरे हैं, जितना एफपीआई निकला है फॉरेन इन्वेस्टर, एक आंकड़ा एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, लेकिन इससे पहले भयानक गिरावट हुई थी कोविड के समय में, मार्च में 2020 में। उस समय जितना विदेशी निवेशक ने पैसा निकाला था, उससे कई गुना ज़्यादा विदेशी निवेशक अभी पैसा निकाल चुके हैं, लेकिन मार्केट सिर्फ 16% गिरा है। उसका कारण सबसे बड़ा है कि जितना विदेशी निवेशक ने निकाला है, उतना ही म्यूचुअल फंड ने, रिटेल इन्वेस्टर ने पैसा लगाया है। तो ये बहुत पॉजिटिव साइन भी है। अभी दूसरी बार आएंगे आपके पास अखिलेश सर। ये देखिए, बहुत सारा मैंने देखा है कि कोरोना के बाद से शेयर मार्केट में इंटरेस्ट लोगों का भयानक तौर पे बढ़ा है। ऑफिसेज वगैरह में पहले शेयर मार्केट को लेकर इतनी बात नहीं होती थी, लेकिन आज आप देखिए ऑफिस में, आप जहाँ खुद बैठते हैं आसपास में लोग चर्चा करने लगे, किस में लगाया, उसमें लगाया। सरकारी ऑफिसेज में लोग चर्चा करने लगे हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर बहुत बड़ी संख्या में आया है। ऐसे में अब जब मार्केट नीचे जा रहा है तो एक वो जो चिंता है, और दूसरा एक जो उठ रहा है कि भाई ट्रम्प साहब की जो टैरिफ पॉलिसी है उसको लेके अनिश्चितता है। मोदी जी गए भी थे वहाँ पे, उसके बाद से भारत कुछ चीज़ों में ईवीज़ को लेके और तमाम चीज़ों को लेके टैरिफ भारत ने कम भी किया है। क्या सरकार की भी चिंता है, क्योंकि बहुत सारा जो छोटा निवेशक है जिसके लिए एक उसने हो सकता है रिस्क लेकर के इन्वेस्ट कर दिया हो, तो सरकार तो चूंकि गार्जियन है तो वो क्या इस दिशा में कर रही है, और ट्रम्प को लेके जो अनिश्चितता उसको लेकर के हम क्या काम कर रहे हैं? देखिए, कई सारी बातें हैं, लेकिन पहली बात तो जो आपने उठाई है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि पिछले कुछ वर्षों में लोगों ने अपने जो निवेश का तरीका है वो बदला है। जो पारंपरिक निवेश होता था, लोग प्रॉपर्टी में निवेश करते थे, जो कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट होते थे जैसे कि LIC में आपने किया, फिक्स डिपॉजिट में किया, लोग वो करते थे और रियल एस्टेट में करते थे। लेकिन जब ये लोगों ने अध्ययन किया, उन्हें समझाया गया कि आप ये जो निवेश कर रहे हैं ये मोस्टली अनप्रोडक्टिव है और इससे आपको जो रिटर्न मिलना चाहिए उतना निवेश पर रिटर्न आपको नहीं मिल रहा जितना कि आपको मिलना चाहिए। फिर उनको ये बताया गया, काफ़ी लंबी एक मुहिम चली है कि म्यूचुअल फंड सही है। क्यों म्यूचुअल फंड सही है? क्योंकि आप अगर कोई म्यूचुअल फंड ले रहे हैं तो आप, या किसी कंपनी के में निवेश करता है म्यूचुअल फंड, तो आप उस कंपनी में एक हिस्सेदारी ले रहे होते हैं और जो देश की प्रगति है, ग्रोथ है, उसमें आप अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं। फिर उनको आंकड़े बताए गए। ये आंकड़े आपने देखे होंगे कि आजकल जो सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स का ज़माना है, तो वैसे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स भी हैं। तो वो बताते हैं कि 20 साल पहले अगर आपने फला में निवेश किया होता तो आज आपके इतने करोड़ हो गए होते हैं। ये स्टॉक अगर आपने 15 साल पहले लिया होता तो आज आपका ये स्टॉक इतना हो जाता, आप इतना पैसा आपको मिल चुका होता। ये वो नहीं बताते कि आपने ये बात तब क्यों नहीं कहा कि आज ये खरीद लीजिए ताकि 20 साल बाद आपको इतना मिल जाएगा। ये वो कभी नहीं बताते। ये बात अलग है, लेकिन ये ज़रूर है कि निवेश का जो तरीका बदला है ये सही है, क्योंकि जैसा कि मयंक जी ने भी कहा कि इंडिया एक इमर्जिंग मार्केट है, एक तेज़ी से भागता हुआ घोड़ा है। इस दौड़ में कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता है। लेकिन जहाँ तक FIIs का सवाल है, वो पैसा वहीं लगाएंगे जहाँ पर उनको लगता है कि उनको प्रॉफिट होगा। इससे पहले भी कई बार हुआ, खुद उन्होंने बताया कि मार्च 2020 में जब कोविड के समय FIIs ने पैसा निकाला तो उससे ज़्यादा पैसा भी निकाल चुके हैं। तो पैसा पहले भी निकाला है, लगाया है, वो आते जाते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जहाँ पर उनको प्रॉफिट होगा वहाँ पर वो पैसा लगाते हैं, फिर वो निकालते हैं। और बीच बीच में जो ट्रेंड वो बदलता रहता है। मयंक जी ने काफ़ी अच्छे से समझाया कि अभी जो गिरावट हो रही है वो क्यों हो रही है। अमेरिका उनके हिसाब से मुख्य कारण है, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि चीन के ऊपर भी बात हमें करनी चाहिए, क्योंकि चीन के मार्केट में जब वैल्यूशंस कम हुए और जब उसका कंपैरिजन किया गया और जब ये लोगों ने कोविड के बाद ग्लोबल सप्लाई चेन पर इफेक्ट पड़ा, तब लोगों ने कहा कि एक ही देश के ऊपर निर्भरता सही नहीं है। उसके बाद आपने देखा कि कई जगह लोगों ने चीन से अपना खींचा हाथ, और फिर वो चाहे भारत हो, वियतनाम हो या इंडोनेशिया हो, ऐसे देशों में उन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाना शुरू किया। आईफोन आप जानते हैं कि अब इंडिया से कितना ज़्यादा एक्सपोर्ट होने लगा है, उसके पीछे ही कारण है। अब तो बल्कि जो चीन में आईफोन बन रहा है उस पर मेड इन इंडिया पार्ट्स लग रहे हैं। तो ये एक ट्रेंड बदला है कोविड के बाद से, और इसीलिए भारत पर सबकी नज़रें गई थी। तो यहाँ पर उसका सीधा असर अपने स्टॉक मार्केट पर आया, और ये बात भी सही है कि वैल्यूएशन माना गया कि बहुत हाई है। भारत का जो स्टॉक मार्केट है वो काफ़ी हाई हो गया। आज भी इतनी गिरावट के बावजूद भी लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आज भी भारत का मार्केट महंगा है।
कंपेयर टू अदर इमर्जिंग मार्केट्स। तो वो आगे भी इस पॉसिबिलिटी को डिस्काउंट नहीं करते कि आगे भी कुछ इसमें गिरावट हो सकती है। बहरहाल ये तो भविष्य की बात है और ये तो जो मार्केट के जानकार है वो इस पर टिप्पणी कर सकते हैं, रोशनी डाल सकते हैं। लेकिन बतौर निवेशक मुझे ज़रूर ये लगता है कि जो आपने बात कही कि निवेशकों को एश्योर करने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि ऐसे लोग जो कि पीक पर गए हैं, पीक पर घुसे हैं और जो अब 6 महीने बाद, 1 साल बाद अपना पोर्टफोलियो देखते होंगे, जिन्हें लगता हो कि अरे हमने तो यहाँ उम्मीद की थी कि इतना हमें रिटर्न मिलेगा लेकिन हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। क्योंकि उन्हें पता नहीं कि जो स्टॉक मार्केट होता है, ये म्यूचुअल फंड जो भी होता है, ये 2 चीज़ें मांगता है। एक तो आपका निवेश और दूसरा आपका समय या धैर्य। मैं कोई म्यूचुअल फंड का जानकार नहीं हूँ, स्टॉक मार्केट का जानकार नहीं हूँ, ना मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट हूँ, ना मैं कोई एडवाइस किसी को देना चाहता हूँ। लेकिन हाँ, इसमें ज़रूर होता है कि धैर्य आप कब तक रख सकते हैं, लेकिन वो धैर्य बनाने की क्षमता कितने लोगों में होती है, ये भी एक समझने की बात होती है। तो कहीं ना कहीं उनको एश्योर आपको करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं एक रास्ता निकालना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। दूसरी बात ये है इसमें कि अगर आप इन्वेस्टमेंट का ये देखें रुझान जो आया कि निवेश आपको किस पे कितना मिला, तो अभी तक के तो आंकड़े बता रहे कि सोने पर 5 साल में सबसे ज़्यादा मिला है। लेकिन उसी सोने की अगर आप जब बात करने जाते हो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, जो कि भारत सरकार ने शुरू किए थे, जिनमें कि एक तरह का इंसेंटिव लोगों को दिया गया था कि आप SGBs खरीदिए, उस पर सरकार साल में पैसा भी दे रही थी। लेकिन वो पिछले 1 या 1.5 साल से मिल जी वो नया SGB नहीं आया है, नया सरकार ने SGB जारी नहीं किया है। तो अगर आप सोने में लगाना भी चाहते हो तो फिर आप कहाँ लगाएंगे? ये भी एक विकल्प सरकार को बताना चाहिए कि कहाँ पर लोग लेकर के जाएं। और इसमें एक बात ये ज़रूर है कि जो चीन वाला फैक्टर है उस पर चर्चा होनी चाहिए कि क्या चीन के कारण ही हो रहा है। और जो आज की गिरावट है, आज सुबह जब इंडिया का स्टॉक मार्केट नहीं, लेकिन चीन किस तरह से जिम्मेदार है? चीन में गया ना पैसा, कुछ लोगों ने यहाँ से निकाल के पैसा फिर वापस चीन में लगाया है, इसलिए जिम्मेदार है। जिम्मेदार नहीं बोल रहा हूँ मैं, जिम्मेदार नहीं होता इसके लिए कोई भी। वो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लोगों को जहाँ पर लगता है ठीक वहाँ पर वो पैसा लेकर के जाते हैं। लेकिन वो बैलेंस होता है, जब FIIs पैसा निकालते हैं तो DIIs उतना लगा देते हैं। वो रेशियो करीब करीब मेंटेन करके रखते हैं। भारत के इन्वेस्टर्स होते हैं, भारत की अपनी कंपनियाँ होती हैं, उसमें इन्वेस्ट करती हैं। लेकिन इसमें ये बात जो SIPs जो बंद हो रहे हैं उसमें तो चिंता है मार्केट। वो यही कारण है कि उनको लोगों को जागृत करना ज़रूरी, बताना ज़रूरी है कि SIP जब आप करते हो तो आप रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कर रहे होते हैं। आपने महंगे पे खरीद लिया और अब आप जब सस्ता हो गया तब आप बेच रहे हैं पैनिक करके, तो इसमें आप अपना नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि दरअसल ये एक लंबे समय का निवेश होता है और SIP का जब आप निवेश कर रहे हो तो वो टारगेट बेस्ड होता है कि आपका टारगेट क्या है, आपका गोल क्या है। आप अगर तुरंत पैसा बनाना चाहते हैं कि आपने आज लगाया कल लगाया, तो शायद वो आपके लिए SIP म्यूचुअल फंड सही रास्ता नहीं है। आपके जीवन में कुछ गोल हैं, बच्चों की एजुकेशन आपको करनी है, बच्चों की शादी करनी है, आपका रिटायरमेंट है, ये सारे गोल्स लेकर के आप चलते हैं। उसके हिसाब से आप SIP और म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। तो तुरंत 6 महीने में पहले हाई, जब स्टॉक मार्केट हाई था, तो मैं आपको समझा देता हूँ कि SIP में क्या है कि जब आपने एक NAV पर खरीदा तो उसमें आपने महंगे पे खरीदा, जब स्टॉक मार्केट ऊपर था तो आपको कम यूनिट मिली। अब जब स्टॉक मार्केट नीचे है तो NAV उसकी कम हो गई, तो आप जब बेच रहे तो आपका जो ओरिजिनल था उससे कम पे आपका बिकेगा, तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो अगर आप लंबे समय तक टिके रहेंगे तो यही जब मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, जब भी जाएगा, 6 महीने बाद जाए, 1 साल बाद जाए, 2 साल बाद जाए, तो फिर वो NAV आपकी उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो उसके हिसाब से रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हो जाती है। इसीलिए SIP में कहा जाता है कि कम से कम 5 से 7 साल बाद उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है। और ये आंकड़े आए हैं, अभी कई मोतीलाल ओसवाल की रिसर्च हुई है, उसमें बताया गया है कि इवन जो स्मॉल कैप की बात कर रहे थे और मिड कैप की बात कर रहे थे, इसमें बड़ा लॉस दिख रहा है। उनमें भी अगर आप 10 साल का एवरेज निकाल करके देखें तो किसी में भी 1-2 को छोड़ के नेगेटिव रिटर्न नहीं है। तो ये अपने आप में आंकड़े बताने के लिए काफ़ी हैं कि जो विश्वास है वो बना रहना चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ हैं दिक्कतें जो दिखाई दे रही हैं। जो सरकार की आप बात कर रहे थे, मिडिल क्लास के लिए अभी 12 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स पर छूट, ये अप्रैल मई में इसका इम्पैक्ट आना शुरू होगा। तो मुझे लगता है जब लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो वो जाहिर सी बात है कुछ उसमें स्टॉक मार्केट में डालेंगे, कुछ जो है कुछ सामान जो खरीदना चाहते हैं वो खरीदेंगे, तो ये डिमांड बढ़ेगी, तो उसका भी इम्पैक्ट अपने को इकोनॉमिक ग्रोथ पे देखने को मिलेगा। संजय सर, ये अखिलेश सर ने जो ये बात कही कि मार्केट में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए तो थोड़ा चिंता हो जाती है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म है, जो वेट कर सकते हैं, उनको नहीं डरना चाहिए। आप इकोनॉमी का जो फंडामेंटल है, क्योंकि मोदी जी ने 2047 तक जो टारगेट रखा है विकसित भारत बनाने का, अभी जो हमारा मौजूदा जो 6.5% के आसपास जो ग्रोथ रेट है, वर्ल्ड बैंक या दूसरी एजेंसीज है कि 8% या डबल डिजिट की बात भी होती है। आप लॉन्ग टर्म में इस ग्रोथ को कहाँ देख पा रहे हैं और
क्या जो चिंता विपक्ष जिस तरह से बता रहा है या टारगेट कांग्रेस करती है, उन फंडामेंटल्स को आपकी नज़र में आप कैसे देख रहे हैं? देखिए पूर्णेंदु, आपके इतने ज्ञानवर्धक सवाल का मैं जवाब देने की हैसियत में नहीं हूँ। विकसित भारत से लेके मतलब 47 से अभी का मतलब 25 का जो डिफरेंस और बाकी चीज़ें, दो विद्वान लोगों ने बड़ी अच्छी बात कही। अब मैं थोड़ा दूसरा सामान्य मानवीय वाला, जो लोग इसमें इतने घुटे हुए नहीं हैं, उनकी बात करता हूँ। मेरे लिए निश्चित रूप से दुख का दिन है। थोड़े बहुत पैसे मैंने भी डाले थे, और जो सही है वाला जो वो कर रहे थे इन्फ्लुएंसर और जो प्रचार है ना, तो सही है। अब वो सही में है, मैं रोहित शर्मा वाला अभी मेरा हाल हो गया कि वो भूल जाते हैं, जैसे नहीं है सही है बोलने में ऐड में, तो सही है इस समय मैं भूल गया हूँ, ठीक है। लेकिन वो SIP है तो वो हर महीने वो कटता जाता है। अब स्टॉक मार्केट बड़ी अजीब सी चीज़ है। विद्वान लोग समझते हैं, हमारे जैसे नादान नहीं समझे तो कभी इन्वेस्ट नहीं किए। दूसरे लोग को बड़ी हसरत भरी नज़र से देखते थे। और इन्होंने अपोलो में लगाया, इन्होंने एयरटेल में लगाया, 5,000 लगाए थे, 5 करोड़ के मालिक हो गए। तो अंदर हर समय एक कौतूहल और जिज्ञासा रही, लेकिन खतरों के खिलाड़ी या मतलब वो हुए नहीं। अब आज जो चर्चा निकली है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर ज्ञानवर्धक करना है तो मैं उसमें लाभांश नहीं दे सकता, लेकिन मैं सामान्य जो था या आप अपनी बात रखें। उसमें कहते थे कि ये जो मुझे बाद में समझ में आया, आज मौसम क्यों स्टॉक मार्केट गिर गया, अरे मॉनसून का प्रेडिक्शन आ गया ना, है ना। वो मॉनसून इस बार अच्छा नहीं है, क्यों उठ गया, मॉनसून का प्रेडिक्शन आया कि इस बार मॉनसून अच्छा होने वाला है, तो स्टॉक मार्केट उठ गया। ऐसा भी दौर हमने सुना है। जैसे हाँ होता है, बिल्कुल होता है। जैसे वो शराब पीने वाले हमारे जो मित्र लोग थे, आज मौसम अच्छा है, क्या करना है, हो जाए। आज मौसम खराब है, हो जाए। आज गर्मी बहुत है, हो जाए। आज मतलब जाड़ा बहुत है, हो जाए आज शाम में, है ना। आज क्या है, हाँ। तो वैसे ही स्टॉक मार्केट के बारे में हर समय एक रैशनल होता था, इस कारण से हो गया। अब नया रैशनल ट्रम्प साहब है कि ट्रम्प साहब ने वहाँ टैरिफ बैरियर की बात कर दी, वहाँ डॉलर बढ़ गया, इन्होंने मतलब वो सब ज्ञान की बातें हैं, उन्होंने भी, अखिलेश ने भी बताया। तो ये ट्रम्प साहब एक नए वो हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रम्प साहब तो 4 साल रहेंगे, तो 4 साल में मेरे जो वो पीक की बात कर रहे थे, एक समय हमने भी पीक में देखा कि अरे खुश हुए कि अरे यार 100 लगाए थे एकदम फटाफट। मैंने FD करने से ज़्यादा अच्छा है कि इधर उसमें 100 मैंने 6 होता और इसमें वो 115-18 हो गया। और अब पता नहीं क्या है, मैं देखता ही नहीं हूँ। अब ये चीज़ है, एक बात सही है कि बहुत सारे निवेशक, और जिसमें आप राजनीति की जो बात कर रहे थे, जिस समय राजनीति की सबसे ज़्यादा बात की थी, वो बहुत कमाए थे इसमें। श्रीमान राहुल गांधी जी बहुत पैसे उन्होंने कमाए थे इसमें। अब राजनीति स्वाभाविक तौर से सरकार की बात होगी, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को स्टॉक मार्केट से जब तक क्राइसिस सिचुएशन नहीं आ जाए, थोड़ा दूर ही रहना श्रेयकर है, क्योंकि फिर आप उसमें घुसते हैं तो अलग अलग तरह के सवाल उठते हैं। एक चीज़ ज़रूर है, जैसे मेरे बेटा यंग प्रोफेशनल, वो भी थोड़े पैसे अपने वो डालता है, जो सरप्लस वो है, या यंगर जनरेशन में वो और उसके मित्र सभी लोग वो डालते हैं। उनके लिए भी एक इशू है, थोड़ा चिंता का इशू ज़रूर है। गिरा है तो उठेगा भी। हर्षद मेहता का लॉस देखा, उसके बाद देखा। तब ये है कि जो धैर्य की वो बात कर रहे थे, वो धैर्य कब तक और कहाँ तक। तो जिसके पास धैर्य है वो फिर मतलब उठ जाएगा, कुछ आगे वो सही है फिर वो चलने लगेगा। ये डायरेक्ट इन्वेस्टर हैं, ये इनको बहुत अच्छा ज्ञान है, मैं इनसे काफ़ी ज्ञान अर्जित करता हूँ, लेकिन ज्ञान अर्जित करके उसका लाभांश में कन्वर्ट नहीं कर पाया, इसका भी एक रिग्रेट होता है। पॉलिटिक्स होगी। एक चीज़ और समझ में आती है कि ये जो ग्लोबलाइजेशन का दौर है ना, इतना इंटरकनेक्टेड इकॉनमी सभी जगह का हो गया। इकॉनमी ही क्यों, आप हर चीज़ में देख लीजिए ना, आपके फूड हैबिट मतलब वो इंटरकनेक्टेड हो गए हैं दुनिया के बाकी उससे। मतलब आपका ड्रेस सेंस, खेलने का, बच्चे जो आजकल जिस तरह के गेम्स खेलते हैं, वो डेफिनेटली आपके मार्केट को काफ़ी सीवियरली इम्पैक्ट करता है, जितना पहले कर सकता होगा उससे ज़्यादा। पहले मौसम और इधर उधर फंडामेंटल्स की आप बात करते थे, आज किसी और चीज़ की बात कर रहे हैं। एक ही निवेदन है
ट्रम्प साहब से कि भाई अपनी तो जो करनी है वो करो, मजबूत करो, ढीला करो, लेकिन दूसरे की ऐसी की तैसी मत करो। अच्छा, हम भाई भारत में भारतवासी आजकल हम लोग आत्मविश्वास से भरे हुए हैं ना, पिछले कई सालों से, है ना। एक समय कहा जाता था मेरा भारत महान, जब ट्रकों और बसों के पीछे लिखा होता था, उस समय महान नहीं मानते थे, लेकिन अब सचमुच मानने लगे हैं कि नहीं हम लोग हैं। ये डिबेट का विषय है, तो इस पे एक अलग डिबेट होगा। ठीक है, वो मैं समझ रहा हूँ। अच्छा कि आपने अपनी मंशा व्यक्त आप कर नहीं दी। मानते होंगे, कुछ लोग 14 के बाद से मान रहे हैं, लेकिन काफी लोग हैं जो 14 से पहले भी नहीं मानते नहीं, तो तब तो भारतीय संस्कृति हमेशा महान था यार। मतलब हमारा तो भारत सोने की चिड़िया कही जाती थी। भारत जैसी संस्कृति कहाँ से थी? चलिए, आपने तब मान तो लिया। हम वहाँ से शुरू करेंगे कि मतलब भारतीय संस्कृति, मतलब इसके जैसा कौन है? ज्ञान में, धन में, बुद्धि में, बल में हमने दूसरे पे कभी प्रहार नहीं किया, इसलिए हम बार बार चले गए। खैर वो सेपरेट डिबेट का इशू है। तो इसलिए आई एम श्योर उसका काउंटर इफेक्ट कहीं ना कहीं से काउंटर आएगा। तो बाकी अब सिक्ता जी, अखिलेश सर ने एक बहुत अच्छा एक मुद्दा उठाया कि जो इन्फ्लुएंसर वाली बात की, और सोशल मीडिया पे आप देखिए बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, और मैं देखता हूँ जो व्यूज़ उस पर आते हैं, लाखों लाख लोग उसको देख रहे होते हैं, और उनके सलाह को लोग मान के इन्वेस्ट भी करते हैं, वो करते हैं। अब ऐसे में जब मार्केट बहुत वोलेटाइल है, इस तरह के इन्फ्लुएंसर जिन पे कोई रूल्स रेगुलेशन उस ढंग से नहीं है, उनकी सलाह को आम निवेशकों को किस तरह से देखना चाहिए? बिल्कुल, जैसे कि संजय जी अभी बोल रहे थे कि मॉनसून हो, एग्जिट पोल के रिजल्ट्स हों, हर चीज़ पर मार्केट जब रिएक्ट करता है, तो ऐसे में आज जो आम निवेशक है, एक छोटा निवेशक है, जब हमें यहाँ चर्चा के लिए आ रही थी तो उससे जस्ट पहले मैंने भी एक इन्वेस्टर जो हैं और एक एक्सपर्ट उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि ये सब होता रहता है, इट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस गेम। एंड जो आम निवेशक इस वक्त हैरान है आज की सभी न्यूज़ चैनल्स की हेडलाइंस देखकर और कल सुबह के अखबारों की हेडलाइंस देखकर, उसको परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि सब इवन आउट मिड मार्च तक हो जाएगा। ऐसे में अब जब बात होती है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स बने हुए हैं सोशल मीडिया पर, तो वो कहाँ से आ रहे हैं, वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम? मतलब अब हमको उनको देखना होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें हमने पिछली एक चर्चा एक दूसरे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर भी की थी, तो वो इसी से ही जुड़ा हुआ है। आर दे द रियल एक्सपर्ट्स? बिकॉज हमको बिना किसी को फीस दिए हमको एडवाइस मिल जाए, हम किसी को हायर नहीं कर रहे, तो इट्स इजी एडवाइस फॉर अस। इंस्टा पे गए या फिर यूट्यूब पे किसी का चैनल देख लिया फाइनेंशियल एडवाइजर का, और घर में बैठे बैठे हमने ट्रेडिंग कर दी। अब वी नीड टू रीथिंक एज अ कंज्यूमर कि हम क्या वाकई अपना पैसा उसकी एडवाइस पर कर सकते हैं, बिकॉज हमारा कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, वो किस तरह का एक्सपर्ट है, वो कहाँ से आ रहा है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो दिस इज़ अ वेरी क्रूशल क्वेश्चन जो आप अभी उठा रहे हैं, और इस पर अभी हमको दोबारा देखना चाहिए। जो बात रही अनसर्टेनिटी की, स्टॉक मार्केट को कभी अनसर्टेनिटी पसंद नहीं होती। जब से डोनाल्ड ट्रम्प ने प्रेसिडेंसी संभाली है, ये अनसर्टेनिटी को उन्होंने एक तरह से अब स्टैंप लगा दिया और एडिशनल टैरिफ चाइना पर लगा दिया, और चाइना और यूएस का क्या ट्रेड वॉर होने वाला है मैंग जी, अगर ये ऐसा होता है, क्योंकि चाइना ने अभी रिएक्ट नहीं किया है, तो जानकार मान रहे हैं कि इस रिएक्शन पर भी बहुत कुछ असर होगा बाकी फाइनेंशियल मार्केट्स में और दुनिया भर के मार्केट्स में, तो ये भी देखना होगा। इसलिए जो छोटे इन्वेस्टर हैं, हम जैसे लोग हैं जो घर बैठे ट्रेडिंग करते हैं, या छोटे मोटे इन्वेस्टर्स हैं, उनको हैरान परेशान नहीं होना चाहिए, बिकॉज आवर मनी इज़ नॉट गोइंग अवे। यस, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, आप ज़रूर देखिए कि मार्केट में क्या हो रहा है। फाइनेंशियल एडवाइजर्स को अभी एक फ़िलहाल किनारे करना ज़रूरी है, और देखना होगा कि हमारे पैसे कब तक इवन आउट होते हैं। और जो जानकार कह रहे हैं मैंने जी शायद मिड मार्च तक विल इवन आउट, जो भी लॉस हो रहा है, तो शायद तब तक हमको इंतज़ार कर लेना चाहिए, और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से अभी हाल फिलहाल कभी दूर ही रहना चाहिए। मैंग सर, कोई मार्केट को टाइम तो कोई कर नहीं सकता। नोबडी कैन टाइम द मार्केट, नोबडी नोज कि क्या आगे होगा, एक अंदाज़ा लग रहा है, नहीं कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। लेकिन हाँ, वॉलेटिलिटी जो है वो मार्केट का पार्ट है, वो पार्ट है, वो हमेशा होता है। आपको जब भी आप लगाते हैं म्यूचुअल फंड, सही है ये तो बोला जाता है, लेकिन नीचे ये भी डिस्क्लेमर भी एक आता है कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले वो मैं कहना भूल गया कि ये सब्जेक्ट टू टर्म्स और मार्केट निवेश की उसकी वस्तु है, और म्यूचुअल फंड जोखिम की वस्तु है, कृपया सोच समझ करके निवेश करें। लेकिन समस्या क्या है कि उसी समय कल सचिन तेंदुलकर साहब आ गए और भारत रत्न है,
क्रिकेट मतलब उनके बारे में बाकी एडजेक्टिव्स में क्या कहूँ। तो अचानक उस ऐड में दिखता है कि एक यंग लड़का परेशान है कि मैंने इतने इन्वेस्ट की और मेरी तो डाउन चले आ रही है। अब अचानक तेंदुलकर साहब आकर के ये सब कह देते हैं कि नहीं नहीं पेशेंस रखो, सही है। और उसके बाद जाते हुए जो अखिलेश कह रहे हैं कि ये डिस्क्लेमर, ये निवेश क्या की विषय वस्तु है, जोखिम की विषय वस्तु है, कृपया टर्म्स का ध्यान से पढ़ें, ये है वो। तो हम तेंदुलकर को सुने कि अननोन सा एक जो बैकग्राउंड की आवाज आ रही है उसको सुने, और वो इतना फास्ट और उसी उतना फास्ट चलता है, उसी में हम कच्चा खा जाते हैं। मयंक जी ये बताइए कि चाइना का रिएक्शन क्या असर डालेगा आगे? वो सब होगा। इन्होंने कहा कि टाइम नहीं करना चाहिए, एकदम सही है। ये सब मेरे मन में भी कई सालों से, ये सब को फाइनेंशियल मार्केट को बहुत सालों से हम ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन कभी भी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगा है शेयर मार्केट। उसके कारण हमको भी यही लगता था वैल्यूएशन सही नहीं है, चाइना से कंपटीशन है, हमारा इकोनॉमी उतना ग्रो नहीं कर रहा है। एक हमारे मित्र हैं इकोनॉमिक टाइम्स में काम करते हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई, उसके बाद से मेरा पर्सपेक्टिव भी चेंज हो। उन्होंने कहा क्या है कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी का, जितने अमीर आदमी हैं सब बहुत अमीर आदमी एकदम धनाढ़, उनका सबसे ज़्यादा पैसा शेयर मार्केट में लगा हुआ है। तो शेयर मार्केट ज़्यादा गिरता तो उनको बड़ी पड़, हमारा तो 2-4 हज़ार नीचे जाता है ना, उसका तो लाखों करोड़ों नीचे चला जाता है। बहुत इन्फ्लुएंसर हैं, वो अपना रास्ता निकाल लेंगे, मार्केट संभल जाएगा। कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जहाँ सबसे दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंसर आदमी का सबसे ज़्यादा स्टेक हो, वो शेयर मार्केट है। आप इंडिया में ही देख लीजिए, जितने सबसे बड़े आदमी हैं। उसमें मुश्किल क्या होती है, मयंक जी जो बात कर रहे हैं, देखिए वो लाखों करोड़ जो है ना, वो नोशनल है, आपके लाइफ को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, आपके लाइफ को वो मतलब सबके पैमाने अलग अलग। मैं एक बात करूँ, नोशनल नहीं है वो, यही कंफ्यूजन है। मैं एक बात करूँ, मान लीजिए आपके पास हजारों करोड़ है, सपोजिंग कि आपके पास सैकड़ों करोड़ है, सैकड़ों करोड़ बैंक में या कहीं पड़े हुए हैं ना, आप 5 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ हवेली फलाना चिलाना उमदा खाना पीना उतना ही से मतलब है। बाकी पैसे जो छोटे इन्वेस्टर हैं उनके लिए लाइफ एंड डेथ का इशू है। नहीं, हम दूसरी बात भी एकदम से बोल रहे हैं सबके लिए। मतलब किसी बड़ी कंपनी का शेयर अगर लगातार गिरना शुरू होता है, अब बहुत गिरने लगता है, तो उसको फंड करने में दिक्कत होने लगती है। इसके लिए उनके लिए भी जरूरी है कि वो मार्केट, उनके कंपनी का शेयर लगातार बढ़ता रहे। उनके वेल्थ पे तो नोशनल नहीं है ये सब, उनका ज्यादा स्टेक लगा हुआ है। नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं मयंक जी जो आजकल सोए हुए हैं और कहते हैं कि मेरे पैसे बढ़ रहे हैं। पैसा तो सोया हुआ खोजता आता है कि कहाँ है पुर्णेंदु जी, कहाँ हैं, ये लीजिए पैसे, आपके पैसे बढ़ गए। एक दूसरा पहलू एक ही 2 दिन में आएगा कि दिस इज द टाइम टू इन्वेस्ट व्हेन द मार्केट इज डाउन। अभी खरीद लीजिए, ये कल परसों में आएगा ये, कल परसों में आएगा ये 6 महीने के बाद पता चलता है कि उस दिन चूक गए, उस दिन अगर लगा दिए होते तो डबल हो गया होता 3 महीने में। बस मयंक सर एक छोटा सा सवाल आपसे बस पूछूंगा, मुझे पता है टेक्निकल चर्चा है, दर्शक बहुत सारे बोर भी हो जाएंगे। एक जो बात हो रही है, अखिलेश सर ने भी की, उन्होंने भी कही, सीता जी ने भी कही, ग्लोबलाइजेशन वाली, क्या हमारे मार्केट का इतना यूएस लिंक्ड होना ये ठीक है? क्योंकि बहुत सारा जो छोटा इन्वेस्टर आ गया है, आप ही का आंकड़ा था कि बहुत सारे नए इन्वेस्टर आ गए पिछले 4-5 साल के अंदर में, लाखों लोग, जो पॉलिटिक्स का भी एक हिस्सा है कहीं ना कहीं, जो आपने वो एक पेपर आपने जो रखा था वो, तो यूएस से इतना डायरेक्ट लिंक्ड होना सही है? जैसे हम आत्मनिर्भर होने की बात कर रहे हैं, तो हमारा बाजार भी क्या आत्मनिर्भर नहीं हो सकता? हमारा बाजार आत्मनिर्भर हो गया, सच में हो गया है। मतलब कोई हम मजाक नहीं कर रहे हैं। आप यही देखेंगे कि पिछले 5 महीने में एफपीआई ने कितना बेचा है और डीआईआई ने कितना खरीदा है, एग्जैक्टली मैच कर रहा है। दोनों में अंतर क्या है? एफआई मतलब बोलना नहीं चाहिए, वो गधे होते हैं, किसी भी प्राइस पे जब उनका मूड होता है किसी भी प्राइस पे खरीदते हैं। डीआईआई के पास जो है हम लोग का पैसा लगा हुआ है, तो वो किसी भी प्राइस पे नहीं खरीदते हैं। एफपीआई मतलब फॉरेन इन्वेस्टर जब खरीदना शुरू करते हैं तो मार्केट अजीबोगरीब ढंग से बिहेव करता है, इतनी तेजी से बढ़ता है ना, वो भी लॉजिकल नहीं लगता है। तो ये इंटरलिंक्ड हुआ है, इंटरलिंक्ड का कई सालों से फायदा हमको मिला है। हमारा
शेयर मार्केट ग्लोबलाइज्ड है, इससे हमारे शेयर मार्केट को बहुत फायदा हुआ है। अब है क्या कि ग्लोबलाइजेशन का थोड़ा सा नुकसान भी हो रहा है। तो नुकसान जो हो रहा है, हमने अपना सेफ्टी इतना मजबूत कर लिया है कि उसके इतने भयानक पुल आउट करने से भी हमको थोड़ा खरोच आ रहा है। 16% खरोच है। जिस एक्सटेंट पे उन्होंने बिकवाली किया शेयर की, 50% गिर जाता है, उससे भी ज़्यादा गिर जाता है। हम 16% गिरे हैं। निफ्टी जो है 16-17, आज 2% गिरा तो 17-18 हो गया होगा। तो ग्लोबलाइजेशन इनएविटेबल था, हुआ, हमको बहुत फायदा हुआ। अब उसका थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, ये टेम्पररी फेज है, ये भी चला जाएगा। अखिलेश सर, मोदी जी गए थे यूएस, तो टैरिफ को लेकर के ये क्या सरकार दबाव में है ट्रम्प की वजह से, जो ट्रम्प बदले बदले नज़र आ रहे हैं, और टैरिफ को लेकर जिस तरह से उनके बयान आ रहे हैं, और प्रधानमंत्री की मौजूदगी में भी उन्होंने टैरिफ का सवाल उठाया है, तो क्या भारत सरकार के ऊपर बहुत दबाव है ट्रम्प के टैरिफ जो जिस तरह के लेके बयान आ रहे हैं उसको लेकर? देखिए, अमेरिका तो भारत का दोस्त है और डोनाल्ड ट्रंप से तो पीएम मोदी की व्यक्तिगत मित्रता है। तो अगर वो अपना कोई एक एजेंडा लेकर आए हैं, जिस एजेंडे पर अमेरिका की जनता ने उनको सपोर्ट किया, मागा, उन्होंने बोला मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो पीएम मोदी जब गए तो उन्होंने कहा कि ये मीगा की हम बात करते हैं, मेक इंडिया ग्रेट अगेन। तो मागा और मीगा मिलकर मेगा होगा, ये वर्ड प्ले वहाँ पर हुआ। तो दबाव की जहाँ तक बात है, देखिए रेसिप्रोकल होता है कोई भी अगर आपका रिलेशनशिप होता है। अगर ट्रंप कहते हैं और उस मुद्दे पे अमेरिका की जनता ने उनको साथ दिया, तो उस पर कुछ ना कुछ तो वो करेंगे ही, और कर ही रहे हैं। भारत उस पर ऐसा नहीं कि बिल्कुल कोई अड़ियल रवैया रखेगा, भारत उसमें फ्लेक्सिबल रहेगा। भारत अपना इंटरेस्ट तो देखेगा ही देखेगा, लेकिन ये भी देखेगा कि अमेरिका का उसमें कोई, भाई ट्रेड डेफिसिट की बात होती है ना। अब आप जब यूपीए के टाइम पर चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट क्या था और आज हमारा ट्रेड डेफिसिट क्या है, इस पर आप बात कर लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर जो है रियायत दी जाती है, नहीं दी जाती है। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक टैरिफ का सवाल है, तो मैं आज कहीं पढ़ रहा था कि आपको तो याद ही होगा, एम्बेसडर गाड़ी अपने देश में होती थी, जो कि भारत सरकार में हुकूमत का प्रतीक थी, एम्बेसडर, जो कि हिंदुस्तान मोटर्स बनाया करती थी, एचएम। अब उस समय पे जब एचएम यहाँ पर एम्बेसडर बनाता था, जो कि पुराने ज़माने की गाड़ी थी, तब इतना ज़्यादा हाई टैरिफ था कि दुनिया की कोई भी दूसरी कंपनी यहाँ पर भारत में आकर गाड़ी नहीं बना सकती थी, क्योंकि इंपोर्ट्स करने पे सब पे आपने बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाया हुआ था। तो आपने रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट तब बनाया, तो उसका नुकसान किसको अल्टीमेटली हुआ? एक कंपनी को तो फ़ायदा हुआ, लेकिन बाकी देश के लोगों को नुकसान हुआ, क्योंकि आपको विकल्प नहीं मिले, चॉइसेस नहीं मिली आपको। आपके ऊपर एक चीज़ लाद दी गई, आपको वही करना पड़ा, वही ढोना पड़ा, जब तक कि 1991 तक लिबरलाइजेशन नहीं शुरू हुआ और उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू नहीं हुए। तो ये टैरिफ में ये चीज़ देखने को आती है। और दूसरी बात जो मुझे कहनी थी कि एक इंटरेस्टिंग देखिए, आयरनी देखिए कि एक तरफ जहाँ पर हम बात करें कि FIIs पैसा निकाल रहे हैं, खींच रहे हैं, दूसरी तरफ तमाम जो राज्य सरकारें हैं वो इन्वेस्टर सबमिट कर रही हैं, वहाँ पर बुलाया जा रहा है दुनिया भर के निवेशकों को कि आइए और हमारे राज्य में पैसा लगाइए। कहीं पर 30 लाख करोड़ रुपया, तो कहीं पर 5 लाख करोड़ रुपया, इस तरह के निवेश की बात हो रही है। तो ये भी है, तो कोशिश दोनों तरफ चलती है। और जो FII हैं वो गए हैं तो आएंगे भी, वो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। जैसे माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, वो साल में 2 साल में आती हैं जाती हैं, तो वो FII जहाँ अपना फ़ायदा देखता है वहाँ पर जाता है, जिस मार्केट में उसको लगता है कि वहाँ है। जैसे हम लोग हैं, जब हमें अगर एक स्टॉक में फ़ायदा हो रहा है तो हम वो खरीद लेंगे, हमने अपना प्रॉफिट बुक किया और उसके बाद हम फिर दूसरा स्टॉक में वो पैसा लगा देंगे। तो FII भी उसी तरह से वो एक हमारा एक बड़ा स्वरूप होता है। तो थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट था, उम्मीद है दर्शकों को ये चर्चा पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, कल किसी और विषय के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।